हाय गाइस, माय नेम इज़ अदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं गर्भ व क्रांति शारीर। अब गर्भ व क्रांति शारीर का मतलब होता है एम्ब्रियोलॉजी। अब तुम सभी ने ये 12th क्लास में पढ़ा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, उसी के सिमिलर है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो जैसे हमारे चैप्टर का नाम है गर्भ और क्रांति शारीर, तो ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है पूरा। एक वर्ड आता है इसके अंदर गर्भ और दूसरा वर्ड आता है इसके अंदर अवक्रांति। तो अगर हम बात करते हैं गर्भ की, तो गर्भ का मतलब होता है शुक्र शोणित संयोग। शुक्र शोणित संयोग। अब शुक्र और शोणित का मतलब क्या होता है? शुक्र का मतलब होता है स्पर्म और शोणित का मतलब होता है ओवम। ठीक है। और संयोग मतलब फर्टिलाइजेशन। तो इसको अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे मॉडर्न के अकॉर्डिंग, तो हम लिखेंगे फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा वर्ड आता है इसके अंदर अवक्रांति। अवक्रांति का मतलब क्या होता है? अवक्रांति का मतलब होता है परिवृद्धि। परिवृद्धि का मतलब क्या होता है? प्रोसेस। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब तुम्हें इस चैप्टर का मतलब थोड़ा समझ आया होगा। हमारे चैप्टर का नाम है गर्भ और क्रांति शारीर मतलब एम्ब्रियोलॉजी, और इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? शुक्र शोणित संयोग फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, और दूसरा परिवृद्धि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें जानना होगा कि स्पर्म क्या होता है, मतलब शुक्र क्या होता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, शोणित क्या होता है, फिर उनकी फर्टिलाइजेशन किस किस तरीके से होती है। स्टेप बाय स्टेप हम ये सारी चीज़ों को जानेंगे। ठीक है। अब सबसे पहली बात, इसके अंदर एक टर्म आती है गर्भ की परिभाषा। अगर हम बात करते हैं गर्भ किसे बोला गया है, तो हमने टारगेट ये रखा था जब हमने स्टार्टिंग में मतलब कोर्स स्टार्ट किया था, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो पूरी आयुर्वेद है, आयुर्वेद के अंदर हमें 3 आचार्य के ऊपर फोकस करना होता है। एक आते हैं इसके अंदर आचार्य चरक, दूसरे आचार्य सुश्रुत, एंड तीसरे नंबर पर आते हैं आचार्य लघु वाग्भट, जिन्होंने अष्टांग हृदय लिखी है। ठीक है। इन 3 आचार्यों पर हमें फोकस करना होता है। तो गर्भ की परिभाषा हम पढ़ेंगे आचार्य चरक के अनुसार, फिर हम पढ़ेंगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो आचार्य चरक क्या बोलते हैं? आचार्य चरक कहते हैं शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुशीगते गर्भ संज्ञा भवती। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक तुम्हें याद करना है। तो आचार्य चरक क्या बोलते हैं? जब शुक्र का और शोणित का, शुक्र का और शोणित का गर्भाशय में फ्यूजन होता है। गर्भाशय का मतलब होता है यूट्रस। ठीक है। सबको पता है यूट्रस के अंदर होता है, यूट्रस में भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। और जब उसके अंदर जीवात्मा प्रवेश करती है, तब उसके अंदर फिर जीवात्मा आती है, मतलब उसके अंदर आत्मा आती है। तुम्हें पता है, अगर हम बात करते हैं किसी मनुष्य की, तो हर मनुष्य के अंदर एक आत्मा होती है। बोलते हैं ना, जब मरने के बाद उसकी वो आत्मा उससे बिल्कुल अलग हो जाती है। तो जब शुक्र शोणित का संयोग होता है गर्भाशय में, तब उसके अंदर जीवात्मा आती है, तब उसको गर्भ नाम दिया जाता है। तब उसको हम क्या बोल देंगे? गर्भ बोल देंगे। ये बात बताइए हमें आचार्य चरक ने। ठीक है। अब हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो अगर हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार, तो इन्होंने बोला है शुक्र शोणितम गर्भास्यतम आत्म प्रकृति विकार समूर्चितम गर्भ इति उच्यते। इनका कहने का मतलब है जो शुक्र है, शुक्र मतलब जो स्पर्म है, और जो हमारा शोणितम है मतलब जो हमारा ओवम है, जब इनका फ्यूजन होता है गर्भाशय में मतलब यूट्रस के अंदर, जब इनका फ्यूजन होता है, फिर उसके अंदर आत्मा प्रवेश करती है, उसके अंदर आत्मा आती है, तब उसके अंदर प्रकृति आती है। प्रकृति कितनी होती है? हमारी 8 प्रकृति होती हैं। तब उसके अंदर 8 प्रकृति आ जाती हैं। फिर उसके अंदर विकार आते हैं। विकार कितने होते हैं? हमारे 16 विकार आते हैं। अगर तुमने सृष्टि उत्पत्ति क्रम पढ़ रखा होगा, तो तुम्हें ये चीज़ समझ आ रही होगी कितनी प्रकृति होती हैं, कितने विकार होते हैं। अगर नहीं भी पता तो बस अभी याद रख लो कि 8 प्रकृति और 16 विकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो सृष्टि उत्पत्ति क्रम में तुम पढ़ लोगे। ठीक है। विकार आते हैं, उसके बाद उसको हम गर्भ नाम देते हैं। ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने श्लोक के आगे ये लिखा है, तम चेतना वस्तितम वायु विभर्जति तेज एनम पचति आपहा क्लेदयंती
पृथ्वी संहति आकाशम विवद्रयति एवं विवधृत। इसका मतलब क्या है? इसके बाद क्या होगा? जब हमारा गर्भ बन गया, ठीक है, गर्भ कैसे बन गया? शुक्र शोणितम गर्भास्यतम आत्म प्रकृति विकास समोचितम गर्भ इति उच्यते। इससे क्या हुआ? हमारा गर्भ बन गया। अब गर्भ के अंदर क्या होगा? गर्भ के अंदर चेतना आएगी। चेतना का मतलब क्या होता है? आत्मा। वही जो चीज़ हमें आचार्य चरक ने बताई थी, उसके अंदर जीवात्मा आती है। जीवात्मा और चेतना ये आपस में पर्याय हैं। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर आत्मा आती है, और इसके अंदर आत्मा आने के बाद में अब पंच महाभूत का कार्य होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम सभी ने पंच महाभूत तो पढ़े होंगे। पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, ये होते हैं हमारे पंच महाभूत। अब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अब इन पांचों का कार्य होना स्टार्ट होगा गर्भ के ऊपर। जैसे अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी क्या करेगी? उसके अंदर कठिनता लाएगी। इसको हम बोलते हैं संहति। इससे क्या होगा? हार्डनेस आएगी। ठीक है, हार्डनेस आएगी। बोन्स वगैरह जो बनेंगी वो पृथ्वी महाभूत की वजह से बनेंगी। जल क्या करता है? जल करेगा उसके अंदर क्लेदंती, मतलब म्यूकस को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चिपचिपा पदार्थ बनाएगा। अग्नि क्या करेगी? अग्नि डाइजेशन का काम करेगी इसके अंदर। ठीक है, वायु क्या काम करेगी? वायु विभाजन का काम करेगी, मतलब सेल डिफ्रेंसिएशन। सेल डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है? जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या बना? एक जाइगोट बना। ठीक है, अब जाइगोट के अंदर डिवीजन स्टार्ट होगी। पहले क्लीवेज बनेगा, उसके बाद इसकी डिवीजन स्टार्ट होगी। तो कुछ तो बोन्स बनाएंगी, कुछ सॉफ्ट टिश्यू बनाएंगे, कुछ कनेक्टिव टिश्यू बनाएंगे। तो उनके अंदर डिफ्रेंसिएशन भी तो होना ज़रूरी है। तो उनका जो डिफ्रेंसिएशन का काम होता है वो वायु महाभूत द्वारा होता है। ठीक है, अब आता है इसके अंदर आकाश। आकाश क्या करता है? आकाश रिक्त स्थान का फॉर्मेशन करता है, मतलब वो स्पेस बनाता है, कैविटीज़ बनाता है। कैसे? अगर हम बात करते हैं स्टमक की, तो स्टमक के अंदर यहाँ पे हमें कैविटी मिलती है। तो वो कैविटी किसके द्वारा बनाई गई? वो कैविटी आकाश महाभूत के द्वारा बनाई गई। अब समझ आया? तो यहाँ पे ये बातें लिखी है। वायु विभजती, वायु क्या करती है? सेल डिफ्रेंसिएशन का काम करती है। तेज एनम पस्ती, जो तेज का मतलब क्या होता है? अग्नि। अग्नि क्या करती है? डाइजेशन का काम करती है। आपाह क्लेदंती, आप मतलब होता है जल। जल क्या करेगा? म्यूकस प्रोड्यूस करने का काम करेगा। पृथ्वी संहंती, पृथ्वी संहंती का मतलब क्या होता है? पृथ्वी हार्डनेस मतलब लाएगी। और आकाश क्या करेगी? कैविटी का फॉर्मेशन करेगी। आगे लिखा है सा यदा हस्तपात जिह्वा घ्राण कर्ण और ये सब शरीरम इत्युच्यते। इसके बाद क्या है? इसके बाद हस्त। हस्त का मतलब होता है हाथ, पाद मतलब होता है पैर, जिह्वा मतलब टंग, घ्राण मतलब होती है हमारी नोज, और कर्ण मतलब कान। फिर हमारे जो एक एक करके हमारे जो अंग प्रत्यंग हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब हमारे अंग प्रत्यंग बनना स्टार्ट हो जाएंगे तब हम उसको शरीर नाम देंगे। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने इतनी बड़ी डेफिनेशन दी है। ये श्लोक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक भी तुम्हें याद करना पड़ेगा। एकदम से पूरा श्लोक याद नहीं होगा। इसको पहले यहाँ तक याद करना, यहाँ याद करने के बाद फिर तुम थोड़ा सा और आगे याद करना और समझ समझ के याद करना, फिर तुम्हें पूरा श्लोक याद हो जाएगा। लेकिन आचार्य चरक ने क्या बात बोली थी? शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुशिकता गर्भ संज्ञा भवती। आचार्य चरक ने तो सिर्फ सिंपल बोल दिया था कि शुक्र और शोणित का जब गर्भाशय में फ्यूजन होगा, उसके अंदर जब आत्मा आएगी तब उसको हम गर्भ नाम दे देंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने आचार्य सुश्रुत ने क्या किया? उसको और आगे इलेबोरेट करा कि देखो शुक्र शोणित का जब गर्भाशय में फ्यूजन होगा, उसके अंदर आत्मा प्रकृति विकार ये सब आ जाएगी, तब तो उसको हम गर्भ नाम देंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? आचार्य सुश्रुत ने बोला उसके अंदर उसके बाद चेतना आएगी। चेतना आने के बाद उसके अंदर वायु द्वारा विभाजन होगा, तेज द्वारा पचती होगी। ये सब होने के बाद जब पंच महाभूत का कार्य इनके ऊपर हो जाएगा, उसके बाद उसके हाथ पैर जिह्वा घ्राण और कर्ण बनेंगे। उसके बाद हम उसको शरीर नाम देंगे। ठीक है, तो अगर तुमसे लिखने के लिए आती है कि शरीर की परिभाषा लिखो, तो शरीर की परिभाषा में तुम्हें ये श्लोक लिखना है पूरा। और अगर तुमसे लिखने के लिए आता है गर्भ की परिभाषा लिखो, तो तुम याला और याला दोनों श्लोक लिख सकते हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके अंदर देखो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये चीज़ बहुत बार पूछी जाती है, डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो एंड फीटस। फीटस क्या होता है और एम्ब्रियो क्या होता है? आप सभी को पता है जब स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है ओवम से, तो क्या बनता है? एक जाइगोट बनता है। ठीक है, एक जाइगोट बनता है, और जाइगोट के कुछ वीक्स के बाद हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, कुछ वीक्स नहीं, मतलब 1-2 जब उसके अंदर क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाता है तभी उसको हम एम्ब्रियो बोल देते हैं। अब अगर बात करते हैं एम्ब्रियो की, तो एम्ब्रियो होता है फर्टिलाइज्ड एग टू 8 वीक्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ तक।
2 मंथ तक क्या बोलेंगे हम, एम्ब्रियो बोलते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, अब 2 मंथ के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, 2 मंथ के बाद से लेकर हम 8 मंथ तक उसको हम फीटस बोलते हैं। ये बहुत बार डिफरेंस पूछा जाता है 2 मार्क्स में, तो तुम्हें इनके जो टाइम पीरियड है याद रखना है। एम्ब्रियो बोलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान 2 मंथ का टाइम पीरियड जब होता है, यानी कि 8 वीक्स, और 8 वीक से लेकर 8 मंथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसमें हम बोलते हैं फीटस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके अंदर आगे लिखा है शरीर के 2 मुख्य विभाग किए गए हैं। कौन कौन से मुख्य विभाग किए गए हैं, एक सूक्ष्म शरीर और दूसरा आता है इसके अंदर स्थूल शरीर। आप सभी को पता होगा 2 टाइप की स्टडी होती हैं, एक होती है माइक्रोस्कोपिक स्टडी और दूसरी होती है मैक्रोस्कोपिक स्टडी। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी में क्या आ जाएगा, जैसे कि हमारे सेल्स आ गए और टिश्यूज आ गए। ठीक है, फिर मैक्रोस्कोपिक स्टडी में क्या आ जाएगा, जैसे हमारे ऑर्गन्स हो गए, सिस्टम हो गई और हमारी बॉडी हो गई, ये सब मैक्रोस्कोपिक स्टडी में आ जाता है। तो इसी तरीके से आयुर्वेद में भी शरीर के 2 विभाग किए गए हैं, एक सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब होता है माइन्यूट, मतलब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, और स्थूल का मतलब होता है लार्ज, बड़ा, मतलब हम कुछ बड़े लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। तो आयुर्वेद में ये बात लिखी है, जो स्थूल ज्ञान है, मतलब अगर हम बात करते हैं स्थूल ज्ञान की, तो स्थूल ज्ञान की मतलब स्थूल ज्ञान से पहले हमें सूक्ष्म का ज्ञान होना चाहिए। सही बात है, अगर हम किसी ऑर्गन की स्टडी कर रहे हैं तो उस ऑर्गन की स्टडी से पहले वो ऑर्गन किस टिश्यू से, किस सेल से मिलकर बना है, हमें उस सेल के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम उस ऑर्गन को जान पाएंगे। जैसे सपोज करो लीवर है, तो लीवर, अगर हमें लीवर का फंक्शन पढ़ना है तो हम पूरा लीवर थोड़ी पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ लीवर का एक फंक्शनल यूनिट, मतलब उस पर्टिकुलर जगह को टारगेट करेंगे जहाँ से पूरा लीवर परफॉर्म कर रहा है अपना फंक्शन। और अगर हमने वो एक पर्टिकुलर चीज़ पढ़ ली तो हमें पूरे लीवर का फंक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने अगर सेल के बारे में पढ़ लिया, मतलब हमने सूक्ष्म की स्टडी कर ली, तो हमें स्थूल की स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, आई होप तुमने ये सब समझ लिया होगा। अगर हम बात करते हैं सूक्ष्म और मतलब अंदर चलते हैं, सूक्ष्म की रचना किस तरीके से हुई थी, तो होता क्या है, सबसे पहले सेल्स थे जैसे। ठीक है, सेल्स को आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, सेल्स थे पहले, आयुर्वेद में थोड़ी देर बाद आएंगे हम। सेल जब आपस में यूनाइट होते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज़ आपस में यूनाइट होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है, सिस्टम। जैसे सिस्टम अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे हमारा लंग्स आ जाता है, मेन ऑर्गन है। डायफ्राम आ जाता है, एसेसरी ऑर्गन है, डायफ्राम के बिना हम रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करते हैं तो हमारा स्टमक आ जाता है, इंटेस्टाइन, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाते हैं। तो इनसे क्या बनता है, ऑर्गन से मिलकर एक सिस्टम बनता है, और सिस्टम जब आपस में मिलते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इनसे फिर क्या बनती है, हमारी पूरी बॉडी बनती है। इस तरीके से आयुर्वेद के अनुसार भी जो सेल्स हैं, सेल्स को क्या बोलते हैं, कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, जब ये कोशिकाएं आपस में एकत्रित होती हैं तो इनसे किस चीज़ का निर्माण होता है, तो इनसे निर्माण होता है ऊतक का। ऊतक का मतलब क्या होता है, टिश्यू होता है। ठीक है, अब ऊतक का निर्माण के बाद जब ऊतक आपस में यूनाइट होंगी, उसके बाद निर्माण होता है अवयव का। अवयव का मतलब होता है ऑर्गन्स। ठीक है, अब जब ऑर्गन्स आपस में मिलेंगे तो एक सिस्टम बनाएंगे, और उन सिस्टम को हम बोलते हैं संस्थान। एक संस्था बनेगी, बोलते हैं ना संस्था, वर्ड तुमने सुना भी होगा, सिस्टम के लिए बोलते हैं। तो एक संस्थान बना, और जब ये संस्थान आपस में एकत्रित होती हैं तो हमारे पूरे शरीर का निर्माण करती हैं, मतलब हमारी पूरी बॉडी इससे बन जाती है। ठीक है, आई होप तुम्हें ये सब क्लियर हो गया होगा। तो अब आज के इस पार्ट में हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी गर्भक्रांति शारीर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, और अपनी प्रॉब्लम हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।